Subscribe now and press the bell icon. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा है यूनिट नंबर 4। आज हमने यूनिट नंबर 4 पढ़ना है। यूनिट नंबर 4 इज़ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। यूनिट नंबर 4 में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस शॉर्ट एंड लॉन्ग वो सारे बयान किए जाएंगे और इंशाल्लाह आपको समझाया भी अच्छा जाएगा। इसकी अगर डिटेल वगैरह क्वेश्चंस की वो भी आपको दी जाएगी और क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का तरीका भी बताया जाएगा। ओके, चलिए आए अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 4। जी स्टूडेंट्स, लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, हमारी फर्स्ट टॉपिक है। सबसे पहले हमारी डेफिनेशंस हैं पैरेलल फोर्सेस। डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। सच फोर्सेस विच आर पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड द पैरेलल फोर्सेस। उन्होंने कहा है ऐसी फोर्स हो जो कि कहने में एक दूसरे के पैरेलल हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई बैग या हम टेबल के ऊपर रखते हैं, वो टेबल जो है वो अपना जोर किस तरफ, ज़मीन की तरफ लगा रही है, और जो बैग है वो अपना फोर्स किस तरफ लगा रही है, वो अपना फोर्स टेबल पे लगा रही है। जो टेबल है वो अपना फोर्स ज़मीन की तरफ, दोनों सेम डायरेक्शन में ही लगा रहे हैं, इसलिए वो एक जैसा लगा रहे हैं, इसलिए वो पैरेलल फोर्सेस होती हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा आ जाता है लाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव अ सेम डायरेक्शन। उन्होंने कहा है कि जो हमसे लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं वो एक तो सेम पैरेलल टू ईच अदर होनी चाहिए, और दूसरा उन्होंने कहा है कि वो सेम ही डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है टेबल की और बैग की। जैसे बैग ने अपने फोर्स टेबल पे लगाई है, इस तरह ही वो जो टेबल होगी वो भी अपनी फोर्स किस तरफ लगाएगी, नीचे ज़मीन की तरफ लगाएगी। दोनों देखें, दोनों की दोनों फोर्सेस जो सी है हमारी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसलिए ये लाइक पैरेलल फोर्सेस है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर बट हैव ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू ईच अदर। स्टूडेंट्स, उन्होंने यहाँ पे कहा है होनी तो पैरेलल चाहिए लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में ही मूव करनी चाहिए। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप शीशा ले लें, क्योंकि शीशा में बहुत इसको वेरीफाई किया जा सकता है। एक शीशा जब हम लोग देखते हैं, ये एक हमने शीशा बनाया। ठीक है, यहाँ पे दो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी। ठीक है, जो स्टूडेंट ए है ये अपनी फोर्स डाउनवर्ड लगा रहा है। ठीक है, और जो स्टूडेंट बी है वो अपनी फोर्स किस लगा रहा है, अपवर्ड लगा रहा है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट होगी। ठीक है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं लेकिन ये फोर्स एक दूसरे पे ज़रूर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर स्टूडेंट ए डाउनवर्ड फोर्स ना लगाता तो ये कभी भी नीचे ना जाता, और ना स्टूडेंट बी अगर डाउन फोर्स जो है वो अपवर्ड ना लगाता तो ये कभी ऊपर ना जाता। ठीक है, फिर ये सेम डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होते। ठीक है, अब उन्होंने फोर्स लगाई है तो वो नीचे डाउनवर्ड गए हैं, अगर वो फोर्स ना लगाते तो फिर सिंपल ही रहते। ठीक है, ये हमारी थी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद है समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ फोर्सेस। डेफिनेशन है अ रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स दैट हैज द सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस टू बी एडिड। उन्होंने कहा है कि रिजल्टेंट जो हमसे फोर्स है वो कम्बिनेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस है। ठीक है, अगर उनको जमा किया जाए जो उनका रिजल्ट आएगा उसको हम रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास वेक्टर ए है, फोर्स ए, अभी इसको हम कह देते हैं ये ए है। ठीक है, इसको हमने बी फोर्स के साथ अटैच कर दिया है, बी फोर्स से इन दोनों का जो सा रिजल्ट हमारे पास आएगा ए और बी का, उसको हम लोग रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे, जिसे हम आर से शो करेंगे। ठीक है, ये आपकी इस डेफिनेशन में बात कही गई है।
नेक्स्ट हमारा है हेड टू टेल रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी आता है ये क्वेश्चन, शॉर्ट में भी बहुत दफ़ा है और लॉन्ग में भी आया है। अगर लॉन्ग में ये आता है तो साथ इसके एक न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं, ठीक है। पेपर में मस्ट ये डायग्राम बनाइएगा, क्योंकि अगर ये डायग्राम बनाएंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। चलिए हम ये पढ़ते हैं हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल में क्या है गया, एक्सप्लेन द हेड टू टेल रूल। फर्स्ट सिलेक्ट अ सूटेबल स्केल, उन्होंने क्या सबसे पहले एक तो आप सूटेबल अपना स्केल चूज कर लें। ड्रॉ द वेक्टर ऑफ ऑल द फोर्सेस अकॉर्डिंग टू द स्केल, उन्होंने कहा है कि आप अपने वेक्टर ड्रॉ करें अकॉर्डिंग टू योर स्केल के मुताबिक, ठीक है। सच अ वेक्टर, जिनको जैसे कि वेक्टर होने चाहिए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। टेक any one of the vector as the first vector, for example vector a, ठीक है। उन्होंने कहा है एक ऐसा वेक्टर लें जैसे कि हम लोगों ने लिया है मिसाल के तौर पर वेक्टर a, ई जी का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये भाई याद रखिएगा। डायग्राम में देखें आप लोग, वेक्टर ए जिस तरह शो किया है ये देखिए, इसको हम उन्होंने बी से ए से शो कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, और ये हॉरिजेंटली शो किया है, ठीक है। नेक्स्ट है देन ड्रॉ द नेक्स्ट वेक्टर बी, उन्होंने कहा नेक्स्ट वेक्टर बी ड्रॉ करें। सच इज टेल इज कंसाइड, कंसाइड का मतलब होता है मिलना या मिलाना, विद द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर ए, विद द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर ए, ठीक है। देखें स्टूडेंट डायग्राम में जो उनका फर्स्ट वेक्टर ए की डायग्राम है वो सेकंड की टेल के साथ उन्होंने यहाँ पे मैच करके दिखाई है, ठीक है। इस तरह ही उन्होंने कहा है now draw a vector r such the tail at the tail of vector a the first vector, while the head of the vector b the last vector shown in the figure. Vector r is the represent the resultant force completely its magnitude and direction, ठीक है। स्टूडेंट्स उन्होंने कहा है जोन सा वेक्टर ए है ना उसके साथ ही वेक्टर रिजल्टेंट की जोन सी हमारे पास टेल होनी चाहिए वो आपस में मैच करनी चाहिए, और वेक्टर बी का जोन सा हेड है उसके साथ ही रिजल्टेंट का हेड भी शो होना चाहिए, ठीक है, मैच करता हुआ, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा आसान भी है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। जी स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है और बहुत दफ़ा आया भी है, ठीक है। स्टूडेंट्स आप लोग को ये टॉपिक राइट करते हुए पेपर में ये बात का ध्यान रखना है कि आप लोग इसकी डेफिनेशन फर्स्ट राइट करें, फिर डायग्राम मस्त बनाएं एंड देन आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन करनी है, ठीक है। फर्स्ट में आप लोगों ने डेफिनेशन राइट करनी है, सेकंड में आपने डायग्राम बनानी है, थर्ड में आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन राइट करनी है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन में कहा गया है कि दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होने चाहिए, वो ऐसे खड़े हों और उनका जो सा रिजल्टेंट है ना वो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स के तौर पे यूज़ हो, ठीक है। म्यूचुअल परपेंडिकुलर, म्यूचुअल परपेंडिकुलर ऐसे कहते हैं, ये देखें एक हमने सीधी लाइन बनाई है उसके ऊपर जब हम किसी भी पर एक वर्टिकल लाइन शो करते हैं वो जौन से ये इंटरैक्ट करती है आपस में, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। एक दूसरे पे ये कौन सा है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। जिस स्टूडेंट्स इसकी डायग्राम देखें साथ ही एक्सप्लेनेशन भी आपको बता देते हैं। कंसीडर अ फोर्स इज एफ रिप्रेजेंट द लाइन ओ ए, ठीक है, ओ ए मेकिंग एन एंगल ऑफ द थीटा शोन इन द फिगर विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। स्टूडेंट सबसे पहले आप लोगों ने डायग्राम देखें, एक वाई एक्सिस होता है और एक एक्स एक्सिस होता है। सबसे पहले आप लोगों ने एक वेक्टर बनाना है, जौन सा वेक्टर है ओ बी, ठीक है। इसको हमने एफ एक्सेस शो कर देना हॉरिजॉन्टली, और इसके साथ उन्होंने कहा था परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम बी ए वेक्टर ड्रॉ करते हैं, जो हमारा बी पे कौन सा होगा, परपेंडिकुलर का, उसको हमने नाम दिए एफ वाई का, ठीक है। जो हमारे पास इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, समझा गए। और जो ये एंगल बनाएगा उसको हम थीटा एंगल देंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में उन्होंने यही कहा है कि उन्होंने कहा है कि ओ ए जो सा है वो एक एंगल बना रहा है हॉरिजेंटली, मतलब
एक्स एक्सिस से वो है थीटा, ठीक है, जो शो किया गया है फिगर में। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ए बी ऑन द एक्स एक्सिस, ए बी के ऊपर एक ड्रॉ कर परपेंडिकुलर फ्रॉम ए से लेकर बी तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें जो कि हमें दिखाया गया अकॉर्डिंग टू द हेड टू टेल रूल के जरिए। ओ ए इज़ अ रिजल्टेंट वेक्टर, ओ ए जो सा वो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है, रिप्रेजेंट बाय द ओ बी एंड बी ए। किसकी वजह से ये आया? ओ बी और बी ए की वजह से, ठीक है। हमारे पे इक्वेशन आ जाती है ओ ए इज इक्वल है ओ बी प्लस बी ए के। स्टूडेंट्स ये इक्वेशन आपने याद रखनी है, नेक्स्ट आपको ज़रूरत भी पड़ेगी। द कंपोनेंट ओ बी एंड बी ए आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उन्होंने कहा है ओ बी और बी ए जो उनसे हैं वो आपस में क्या है? परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। ईच अदर दे आर कॉल्ड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट, उसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ओ ए रिप्रेजेंट वेक्टर एफ, हेंस ओ बी रिप्रेजेंट वेक्टर एक्स एक्सिस कंपोनेंट इज एफ एक्स, ठीक है। उन्होंने कहा ओ बी जो है वो रिप्रेजेंट करता है एफ एक्स को जो कि एक्स कंपोनेंट है, और बी ए जो है वो रिप्रेजेंट करता है वाई कंपोनेंट को जो एफ वाई है। सो इक्वेशन 4.1 कैन बी राइट एज, जब हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास 4.1 की, तो हमारे पास इक्वेशन चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आप लोगों की इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमने डायग्राम पढ़ी थी, उसकी इक्वेशन हमारे पास आई थी एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, ठीक है। उन्होंने इसको यूज़ करते हुए अब उनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। द मैग्नीट्यूड एफ एक्स एंड एफ वाई ऑफ फोर्सेज एफ एक्स एंड एफ वाई कैन बी फाउंड यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो द राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी ए। जब राइट उस डायग्राम में से हम अगर ट्राइंगल को बाय निकालें तो हमारे पास ट्राइंगल कुछ इस तरह की थी, जिसको उन्होंने नाम दिया है ओ ए और बी का, ठीक है फ्रेंड्स। और ये एंगल बनाया था थीटा, ठीक है। इसको हमने बी के साथ जो हमारे पास वैल्यू आई थी वो हमारे पास एफ एक्स थी, क्योंकि एक्स एक्स पे, और जो वर्टिकल आई थी वो हमारे पास ए के साथ आई थी, वो एफ वाई थी, और जो रिजल्टेंट आया था वो हमारे पास क्या था? एफ था, ठीक है। इसको हमने यूज़ करते हैं, हमने अभी इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं बेस ओवर हाइपोटेनियस किसके बराबर होता है? कोस थीटा के, ठीक है। इस तरह ही उन्होंने कहा है एफ एक्स ओवर एफ इज इक्वल होता है ओ बी ओवर ओ ए, जो कि हमारे किसके बराबर है? कोस थीटा के। अब हमने एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जो हमारे पास एफ इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हमारी इक्वेशन आ जाएगी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखें एफ वाई ओवर एफ, मतलब के परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस किसके बराबर होता है? साइन थीटा के। सो हमारी इक्वेशन आ जाएगी एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, ठीक है। ये दोनों जो सी इक्वेशन है 4.3 एंड 4.4, ये स्टूडेंट्स इक्वेशन जो सी आपस में क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर कंपोनेंट से हासिल की गई हैं, ठीक है। ये भाई याद रखिएगा, और पेपर में ये इक्वेशंस आप लोग के न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होगी और आपको फ़ायदा भी होगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिटरमाइंड ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट। स्टूडेंट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है।
जी स्टूडेंट्स, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन और इसकी डायग्राम। पेपर में अगर आएगा आप लोग को इसकी एक्सप्लेनेशन भी राइट करनी है और इसकी डायग्राम भी मस्त बनानी है, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी जो डायग्राम है वो सेम पिछली डायग्राम की तरह ही है और उसके वर्क भी सेम उस तरह ही है, बस थोड़ी सी चेंजिंग है। आप लोग सोच रहे होंगे ये क्यू क्यों उन्होंने यहाँ पे राइट किया है। फ्रेंड्स, ये जो क्यू उन्होंने राइट किया है ना, ये वाला क्यू, ये उन्होंने दिखाया है जो आर वेक्टर है उसके सेम पैरेलल है। अगर आप ये वेक्टर नहीं ले सकते तो आप इसको भी ले सकते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंस अ फोर्स कैन बी रिजॉल्व इनटू द टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इट वाज is to determine the force known as perpendicular component. Consider Fx and Fy as the perpendicular component of force of F. उन्होंने कहा कि कंसिडर करें Fx और Fy एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। जैसे हमने पिछली डायग्राम में एक दूसरे का परपेंडिकुलर दिखाया था, इस तरह ही हमने इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर दिखाना है, ठीक है। ये देखें, उन्होंने कहा है ये दोनों आपस में क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, Fx और Fy, ठीक है। सो हमारे पर इनको जो रिप्रेजेंट किया गया है वो लाइन है हमारे पर OP और PR से, ठीक है, जो कि उन्होंने डायग्राम में शो किया हुआ है OP और PR से। अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल के मुताबिक OR इज इक्वल टू OP प्लस PR। तो यहाँ पे जो सी वर्ड है ना वो चेंज है, लेकिन सेम टू सेम पिछला ही प्रोसीजर है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। Thus, the OR will completely represent the factor force F, whose x and y component Fx and Fy respectively। उन्होंने कहा है दो फोर्सेस हैं जो कि इसको कंपोनेंट को शो करती हैं, x को और y को, Fx और Fy सेम एज इट इज़ पिछले जैसी बात हुई थी। F कंपोनेंट है तो वो Fx कंपोनेंट जो x एक्सिस पे है, Fy जो है वो y एक्सिस पे है, ठीक है, सेम एज इट इज बात हुई। सो हमारी इक्वेशन आ जाएगी, वो आ जाएगी F इज इक्वल टू Fx प्लस Fy, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट उन्होंने कहा इसका मैग्नीट्यूड F कैन बी डिटरमाइन यूजिंग द राइट एंगल ट्राइंगल। अगर हम इसकी भी राइट एंगल ट्राइंगल लें तो हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, उसका हम फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने O R और P से उन्होंने शो किया है, ठीक है। जो एक्स एक्सिस पे था वो था हमारे पास Fx और जो हमारे पास y कंपोनेंट था वो हमारे पास था Fy, ठीक है। और ये हमारे पर रिजल्टेंट में क्या आई थी, फोर्स F, ठीक है स्टूडेंट्स। उन्होंने कहा है अब स्टूडेंट्स हम लोग जैसे कि जब भी हम लोग मैथ्स में हम लोग ट्राइंगल की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, हमें दो साइड दी होती है और हमने थर्ड साइड फाइंड करनी होती है, हम एक फार्मूला लगाते हैं। हमारा वो फार्मूला होता है x का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है और दो हमारी वैल्यूज दी होती है, हमने इनको यूज़ करके, ठीक है, वही हमने इक्वेशन को यूज़ करना है। यहाँ पे इक्वेशन हमारी चेंज हो जाएगी क्योंकि वैल्यू हमारी वर्ड चेंज है, इसलिए OR का स्क्वायर, OP का स्क्वायर और PR का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज़ हैं। अब हमने इन वैल्यूज़ में इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है, जो कि हमारे पास आई थी Fx और Fy। OR की वैल्यू थी हमारे पास F, जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी F का स्क्वायर। जब हम OP की वैल्यू लेंगे तो वो हमारे पास Fx है, उसका स्क्वायर लेंगे तो Fx का स्क्वायर बन जाएगा। PR की वैल्यू लेंगे और उसकी वैल्यू है Fy और उसका स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे बन जाएगा Fy का स्क्वायर। फिर हम लोगों ने यहाँ पे राइट करना है टेकिंग द स्क्वायर रूट इन बोथ साइड। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड पे तो हमारे पास जो सा F है F स्क्वायर
वो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा किसके साथ, अंडर रूट के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा, खाली एफ बच गया जो हमारे पास आ गया। हमने इसको इसलिए नहीं काटा क्योंकि हमारे पास एफ एक्स है और एफ वाई है, दोनों अलग अलग चीज़ें, और ये आपस में प्लस हो रहे हैं और इनकी वैल्यूज़ हमें पता है। ठीक है, अगर इनकी वैल्यूज़ ना पता होती फिर हम लोग इसको भी कोई ना कोई मेथड लगा के इसकी वैल्यूज भी फाइंड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज एफ विद एफ एक्स एक्सिस इज गिवन बाय tan थीटा इज इक्वल होता है पी आर ओवर ओ पी के, मतलब कि पी आर परपेंडिकुलर ओवर ओ पी का मतलब होता है बेस। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारे किसके बराबर होता है, tan थीटा के। और हमारी इस वैल्यूज को पता है, पी आर एफ वाई के बराबर है, ओ पी किसके बराबर है, एफ एक्स के। जैसे हमने वहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा पिछले सवाल में सॉल्व किया था, इस तरह ही हमने इसमें ये tan थीटा फाइंड करना है। उन्होंने कहा इसका एंगल की वैल्यू बतानी है आप लोगों ने। तो आप लोग जानते हैं जब हम साइन थीटा होता तो हम उधर जाके इन्वर्स कर देते हैं, इस तरह यहाँ पे हमने tan थीटा है। ठीक है, tan थीटा हमने है तो हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो थीटा उधर जाके क्या हो जाएगा, सॉरी थीटा इधर रह जाएगा और tan उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी थीटा इज इक्वल है tan इनवर्स एफ ओवर एफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा थीटा फाइंड करने की वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर इजी लगा होगा और ये समझ भी आया होगा। अगर कुछ आपको नहीं समझ आया आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को अगर समझ आई है तो। थैंक यू, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, टॉर्क की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में बहुत दफ़ा आता है। टॉर्क की डेफिनेशन है टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड अ टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स। फ्रेंड्स फोर्स टॉर्क हम उसे कहते हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी बॉडी के ऊपर हम कोई फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स की वजह से वो मूवमेंट में आ जाती है, मतलब वो हरकत में आ जाती है, तो हम उसको कहते हैं कि इसके ऊपर टॉर्क अप्लाई हो चुकी है, टॉर्क लगी है। ठीक है, टॉर्क हमारे पास होती है मूवमेंट ऑफ फोर्स का कॉम्बिनेशन। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिजिड बॉडी। इसको पढ़ते हैं, ये शॉर्ट में आ जाता होता है, इसके क्वेश्चन बन जाता है एक्सप्लेन द रिजिड बॉडी या व्हाट इज रिजिड बॉडी। तो आप लोगों ने ये पैराग्राफ मस्ट राइट करना है। अ बॉडी कंपोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स if the distance between all pairs of particles of the body do not change by applying a force then it is called a rigid body। उन्होंने कहा है जो सी बॉडी होती है वो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स के ऊपर मुश्तमिल होती है और उनमें जो सा डिस्टेंस होता है वो भी छोटे छोटा होता है। अगर उन पर कोई भी किसी तरह की भी फोर्स अप्लाई की जाए, छोटी या बड़ी फोर्स, तो वो किसी तरह भी अपनी शेप चेंज नहीं करते, इसलिए उसको हम रिजिड बॉडी कहते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा आ जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता रहता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसमें उन्होंने कहा है कि द पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी मूव इन अ सर्कल विद देयर सेंटर ऑल लाइन ऑन दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी। जी स्टूडेंट्स, उन्होंने यहाँ पे कहा है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे शो करें। स्टूडेंट्स जब हम लोग इसकी सिंपल सी एग्जांपल आपको बता दें, हमारे डोर को बंद करने और खोलने के दरमियान में एक कावज़ा यूज़ होता है, एक वो स्पेयर पार्ट यूज़ होता है जो हमारे दरवाजे को खोलने में और बंद करने में मदद देता है। उसको अगर आप गौर से देखें वो एक अपनी ही जगह पे रोटेट करता है, टर्न भी करता है और मूव भी करता है। ठीक है ना, अपनी एक ही जगह पे। वो ज़्यादा अगर हम उसको ज़्यादा ही बेंड करते तो वो टूट भी जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट, इसकी एक और एग्जांपल भी हमारे पास है, वो हमारे पास एग्जांपल है, मैं आपको बताता हूँ एक्सिस ऑफ रोटेशन की। हम लोग टैब यूज़ करते हैं, हर घर में टैब यूज़ होती है, मतलब कि नल। जब हम उसको ऊपर से खोलते हैं वो जो सा अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन करता है ना, उसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम उसको एंड क्लॉकवाइज घुमाएं तो हमारे पास पानी आने लग जाता है, वो अपनी क्लॉकवाइज घूमने से जो उसकी एक्सिस है वो ऑन हो जाती है, तो वो पानी उसका आने लग जाता है। जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो हम लोग उसका नल बंद हो जाता है और वो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिर भी वो अपनी गिरती घूमती रहती है एक ही जगह पे, तो वो पानी बंद हो जाता है। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल है, आप लोगों ने
टायर देखे साइकिल का, उसके अंदर एक हमारे पास बॉल बेयरिंग सा रिंग होता है, ठीक है। जब हम उस टायर के उस बॉल बेयरिंग को घुमाते हैं, ठीक है, वो अपने एक्सिस के गिर्द ही घूमता रहता है, ठीक है। बॉल बेयरिंग्स होते हैं उसके अंदर छोटे छोटे से, तो वो अपने अपने एक्सिस के गिर्द ही घूमता रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको हम एक्सल रोटेशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। जी स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट टॉपिक है मूवमेंट ऑफ आर्म। परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the axis ratio and the line of action force is called the movement arm of force. It represented by the distance in L in figure. Students, आपको एक बात बता दें, जब हम किसी नट को खोलने के लिए कोई ना कोई टूल यूज़ करते हैं तो उसकी हमारे पास लेंथ हमारे पास बहुत अहमियत रखती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास ये एक नट था और हमने उसको खोलना था, और हमने उसको खोलने के लिए एक हमने टूल यूज़ किया। उसकी हमारे पास जो लेंथ थी वो हमारे पास लेंथ L थी, ठीक है। लेंथ हमारे पास L थी ये। और जब हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, फोर्स किस तरफ अप्लाई की, अपवर्ड अप्लाई की, तो जो फोर्स थी उसका डिस्टेंस इसके साथ एक परपेंडिकुलर रिलेशन बना लेता है इस लाइन ऑफ एक्सिस के साथ, ठीक है। तो हमारे पास वो एक तो वो मूवमेंट आर्म की वजह से वो खुल जाएगी और हमारा ये नट भी ओपन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास था मूवमेंट ऑफ आर्म। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया, कुछ भी पूछें, कोई भी सवाल आपके जहन में आप लोग कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन का बटन दबाएं और लाइक द वीडियो। थैंक यू।